हम बात करेंगे कि हिंदी में बिंदी क्यों लगती है ना। इसके पीछे क्या कहानी है देखते हैं। आज हिंदी और बिंदी का क्या लॉजिक है, ठीक। इसमें टॉपिक रहेंगे हमारे अनुस्वार, चंद्र बिंदु और अनुनासिक। इसके साथ एक और है पंचमाक्षर। कब इसका प्रयोग होता है, ठीक है। अनुस्वार अयोगवाद देखे थे हमने, कितने थे हमारे? दो, अंग और अ। अंग और अ। अंक में जो ये बिंदी है डॉट करके जो इस साइन लगा हुआ है, इसको बोलते हैं चंद्र बिंदु, सॉरी अनुस्वार। कई विद्वान क्या करते हैं कि यहाँ पे चंद्र बिंदु का प्रयोग कर देते हैं, लेकिन वो चंद्र बिंदु कहाँ पे प्रयोग होता है वो देखते हैं। जब ये अंग और आ लिखे जाते हैं तब इस चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं होता। यहाँ पे सिर्फ किसका प्रयोग होता है? अनुस्वार का। और अनुस्वार किस रूप में होता है? वो डॉट के रूप में होता है, ठीक है। जब भी ये अनुस्वार प्रयोग होते हैं तो ये संस्कृत भाषा में होते हैं, ठीक है। अंग का और ये जो दो विसर्ग हैं इनका प्रयोग भी किस में होता है? सिर्फ संस्कृत भाषा में। तो देखते हैं यहाँ इस पे इसका प्रयोग होता कहाँ कहाँ पे है। चलते हैं आगे। जैसे शिरोरेखा के ऊपर अगर डॉट करके साइन लगा तो उसको बोलते हैं हम अनुस्वार। और ये प्रयोग कहाँ पे होता है? सिर्फ संस्कृत भाषा में प्रयोग होता है, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे वंदना, संयम, हिंदी में ही ले लेते हैं एक, हिंदी, संहार, अंगना। जब भी इस तरह का बिंदु लगा होगा तो वो हमारा कौन सा शब्द होगा? संस्कृत भाषा का शब्द होगा। और अनुस्वार में क्या होता है हमारा कि इसका प्रयोग जो होगा वो संस्कृत भाषा में होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लिख देता हूं, जैसे संयम हो गया, संयम तो हो गया, संतोष। अनुस्वार का प्रयोग हमारा कहां पे हुआ? सिर्फ हमारा संस्कृत भाषा में। देखो चंद्र बिंदु का प्रयोग कहां पे होता है और क्यों होता है, और अनुस्वार का प्रयोग क्यों होता है वो देखते हैं जरा। इसका प्रयोग होगा हमारा किसमें? संस्कृत भाषा में। और जब चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है वो होता है हमारा हिंदी भाषा में। मतलब ये हमारा तत्सम शब्द, और जो जब चंद्र बिंदु का प्रयोग होगा तो वो होंगे हमारे तद्भव। जैसे गांव, छांव, आंगन, हंस, चांद। जब बोलता इस चंद्र बिंदु का प्रयोग कहता क्या है कि बोलता चंद्र बिंदु का प्रयोग होता कब है? जब हमारी जो हवा होती है वो मुंह से होके जब नाक के विवर से निकलती है तब इसका प्रयोग होता है। कहां पे? जब हवा मुंह से होते हुए नाक के विवर से निकले तब क्या होता है? इस चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। और इस चंद्र बिंदु का प्रयोग होता क्यों है और कैसे होता है? स्वर देखे थे हमने, कितने थे स्वर हमारे? 11। देखो 11 स्वर में क्या था हमारा कि जो हमारी मात्रा थी शिरोरेखा के नीचे और ऊपर, उसमें क्या लॉजिक था ये देखो। आ, इ, उ, री, ए, ओ और अ। देखो अ की कोई मात्रा नहीं होती, ठीक है। आ की मात्रा होती है इस तरह से, छोटे ई की, ये बड़े ई की, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। री, ए की मात्रा को दिखाते हैं हम, एक। आए दो मात्राएं, ओ की और ये आगे औ की।
इस मात्रा का, इस अनुस्वार का प्रयोग होता कब है? ये देखो, जब भी हमारा क्या होगा, शिरोरेखा के ऊपर वाली मात्रा होगी, जैसे ई ऊपर की तरफ है, ये बड़ा ई ऊपर की तरफ, फिर अगला शिरोरेखा से ऊपर है हमारा ए, आई, ओ और औ की मात्रा। शिरोरेखा मतलब एक स्ट्रेट लाइन जिसके ऊपर हमारी क्या होगी, मात्रा लगेगी, उसके ऊपर ही सिर्फ अनुस्वार का प्रयोग होता है ना। जैसे ये हमारा आ गया शब्द हिंदी, हिंदी में जो ये अनुस्वार लगा है ये मात्रा के अकॉर्डिंग लगता है, क्योंकि शिरोरेखा के ऊपर वाली जो मात्राएं होती है हमारी, उसी के ऊपर अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। लेकिन कई जगह पे क्या होता है कि इस मात्रा का प्रयोग नहीं होता है, और ये नहीं कब होता है, जब हमारे मुख की जो वायु हो नाक के विवेर से नहीं जाती है, तब क्या होता है, इस अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता है। कई जगह आपने देखा होगा कि इस ह के आगे हम इस अनुस्वार को न भी लिख देते हैं, जैसे इस तरह से हिंदी, ये भी शुद्ध है, ये भी शुद्ध है, ठीक है। लेकिन ये शुद्ध कब माना जाता है और ये कब माना जाता है, इसको भी देखते हैं। तो यहाँ पे इस द के आगे न ही क्यों आया, इसके पीछे भी एक कहानी है। इसके अगर हम इसको यहां से ऐसे कर देते, पंचमाक्षर ले लेते, तो क्या होता, और इसके आगे ये न ही क्यों लिया जाता है, ठीक, देखते हैं इसको। तो बात यहां पर हो रही थी कि शिरोरेखा की जो ऊपर वाली मात्रा है वहां भी किसका प्रयोग, अनुस्वार का प्रयोग। लेकिन अनुस्वार का प्रयोग कब होगा, जब उच्चारण करते समय वायु जो है मुख के मार्ग से होते हुए नाक के विविर से जाए, तो क्या होगा, इस अनुस्वार का प्रयोग होगा, ठीक है। और अनुस्वार का प्रयोग होता कब है, हमारा संस्कृत भाषा में। देखो कई बार हम क्या करते हैं कि इसकी जगह की बुक्स में आपको देखने को मिल जाएगा इस तरह से चंद्र बिंदु का डॉट लगा रहता है, लेकिन ध्यान रखना वो पूरी तरह से अवैधानिक है, उसको कोई मान्यता नहीं मिल सकती शुद्ध वर्तनी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे अगर चंद्र बिंदु लगा हो तो वो मतलब समझ लो कि पूरी तरह से गलत है। और चंद्र बिंदु का प्रयोग तब होगा जब क्या होगा, जो हमारी वायु होगी वो नाक के विविर से जाए। चलते हैं आगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि इस गांव को काम चलाने के लिए इस तरह से भी लिख देते हैं जल्दी जल्दी में, है ना। तो देखो अब इसको मान्यता तो मिल रही है, लेकिन क्या है कि कई बार ये पूरी तरह से गलत भी हो जाता है, इस चीज का भी ध्यान रखना। और शिरोरेखा के ऊपर वाली जो मात्रा है वहां पे लगता है हमारा अनुस्वार। जैसे हमने लिख दिया छाम को छा, ये देखो, आंगन को लिख दिया इस तरीके से, लेकिन क्या होगा कि ये गलत हो जाएगा। गलत क्यों होगा वो देखते हैं कैसे होता है। शिरोरेखा की जो ऊपर वाली मात्रा है उसके साथ अनुस्वार, ये देखो, शिरोरेखा की जो नीचे वाली मात्रा है उसके साथ प्रयोग होता है कि हमारा चंद्र बिंदु। जैसे आ की मात्रा खड़ी पाई के रूप में, अब यहाँ पे क्या है हमारा चंद्र बिंदु का प्रयोग। ये देखो ई की मात्रा इसके ऊपर, तो इसमें किसका प्रयोग, अनुस्वार का प्रयोग, है ना। छाम, अब मात्रा किस तरफ है, खड़ी, इस शिरोरेखा से नीचे की तरफ, तो क्या हुआ यहाँ पे चंद्र बिंदु का प्रयोग। आंगन, एक और शब्द होता है हमारा अंगना। आंगन और अंगना में फर्क है, देखो क्या होता है। आंगन होता है जो हमारे घर का थोड़ा सा एरिया होता है, जैसे 30-40 फीट का रखा होता है ना, उसको बोलते हैं आंगन, यार्ड। और एक अंगना होता है, अंगना, अंगना होती है स्त्री। देखो अब इस मात्रा के नीचे कई बार क्या है कि अनुस्वार का प्रयोग हो गया है, और यहाँ पे क्या है चंद्र बिंदु का। लेकिन ये पूरी तरह से ऐसा नहीं है कि जिस तरह से मात्रा अगर नीचे लगी हो तो वहां पे क्या होगा, चंद्र बिंदु का ही प्रयोग होगा, नहीं, कई जगह ये अनुस्वार में भी प्रयोग हो जाता है, ठीक है। जैसे हंस है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं हंस, लेकिन इस हंस का भी अपना एक मतलब है, हंसना, और इस हंस का मतलब है पक्षी, ठीक। चांद को हम चंद्र भी लिख सकते हैं, ये देखो, कई बार हम इसको इस तरह से लिख देते हैं, और कई बार क्या करते हैं हम इसको अनुस्वार के रूप में। तो मात्रा किसकी है, खड़ी पाई शिरोरेखा से नीचे की है ना, तो अनुस्वार का प्रयोग यहाँ पे हम इसको इस शुद्ध वर्तनी में देखें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। लेकिन
जैसे कि हमने अनुस्वार का प्रयोग कर दिया तो ये किसका हो गया, संस्कृत भाषा का। चांद, ध्यान आपने ये रखना है कि जो शिरोरेखा के ऊपर वाली मात्रा है उसमें रहेगा हमारा अनुस्वार, और जो शिरोरेखा से नीचे की मात्रा है उसमें क्या रहेगा, चंद्र बिंदु। जैसे एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, मुंह, ये देखो, अब मात्रा शिरोरेखा से जो है वो नीचे की तरफ है, तो हिंदी वर्तनी के अकॉर्डिंग यहां पे क्या होगा, चंद्र बिंदु का प्रयोग। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल लिख देता हूं, पूंछ, जब जोर ज्यादा लग रहा है और क्या हो रहा है कि जो वायु है वो नाक के विविर से निकल रही है, तब इस चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, यहां तक तो शायद क्लियर होगा। अब आगे चलो, हाँ बोल दिया करो, चलो। अनुस्वार और चंद्र बिंदु हमने देख लिया, इसमें मात्रा किस तरह से रहती है। ठीक है, अनुस्वार और चंद्र, यह है हमारा चंद्र बिंदु विसर्ग, और इन विसर्गों का प्रयोग भी किसमें होता है, संस्कृत भाषा में, और इस अनुस्वार का प्रयोग ये भी संस्कृत भाषा में। मतलब ऐसे शब्द जिसमें क्या होगा, इन दोनों अनुस्वार और चंद्र बिंदु का प्रयोग होगा, वो किसके माने जाएंगे, तत्सम के शब्द माने जाते हैं। जैसे अगला देखते हैं हम इसमें कि पंचमाक्षर, स्वर रहित पंचमाक्षर। जैसे एग्जांपल हमने पहले देखा था कि संतोष में हम क्या करते हैं, अनुस्वार का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, जैसे हिंदी, मात्रा ऊपर की तरफ है तो क्या होगा हमारा, अनुस्वार का प्रयोग। घंटा, चंद्र, एग्जाम्पल वही रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, खुद का देखना होगा तो देख लेना। अगला एग्जाम्पल है हमारा अंडा, अंग, पंचानन, दंत, चंपा, गंगा। इसमें बात क्या की गई है कि बोलता कौन से पंचमाक्षर का प्रयोग होगा। जैसे देखो, हमें अनुस्वार की जगह इसमें क्या है, अगर अनुस्वार को हटा दे तो हम शुद्ध वर्तनी में इसको इस तरह से लिखते हैं, संतोष, है ना। हिंदी में अगर हम अनुस्वार हटा दें तो क्या किस तरह से लिखा जाएगा, इसी तरह से। घंटा इस तरह से, ठीक। चंद्र इस तरह से लिखा जाता है, अंडा इस तरह से, अंग इस तरह से, पंचानन। अब इसके आगे ये पंचमाक्षर का अगर यदि प्रयोग हुआ है तो पंचमाक्षर में क्या होगा, इनको बोलते हैं अनुनासिक, मतलब जिनका उच्चारण क्या है, नाक और मुंह दोनों से होता है। ठीक है, अब इस के आगे न ही क्यों लगा है ना। अगर हम चंपा को देखें तो चंपा कैसे लिखा जाएगा, इसके पीछे कहानी क्या है और इसको लिखा किस तरीके से जाता है। देखो, अनुस्वार के बाद, ठीक है, ये हमारा वर्ण आ गया अनुस्वार। अनुस्वार के बाद जिस वर्ग का उदाहरण होगा, ये डिफरेंट की अपनी एक फैमिली है, परिवार है हर एक का, पंचमाक्षर का, ये क वर्ग का है, मुखिया इसमें कौन, क, इसमें च, इसमें ट वर्ग, इसमें त वर्ग, इसमें प वर्ग। अब इसका प्रयोग होता क्यों, और क्वेश्चन प्रतियोगिता परीक्षा की बात की जाए तो किस तरीके से पूछा जा सकता है वो भी देखो। जैसे संतोष में कौन सा पंचमाक्षर छिपा हुआ है, पंचमाक्षर मतलब जो हमारा पांचवा वर्ण कौन सा छिपा हुआ, तो हमने इसमें क्या देखा, न। अब इस न के पीछे की कहानी क्या थी और क्यों प्रयोग होता है वो देखते हैं। जैसे
अनुस्वार के करना कुछ नहीं, आपने बस इसमें ये देखना है कि अनुस्वार के बाद जिस परिवार का हिस्सा होगा जो वर्ण, ये देखो तो किस परिवार का हिस्सा है, इस परिवार का, और पंचमाक्षर कौन सा प्रयोग होगा, न, ठीक। तो अनुस्वार के बाद जिस परिवार का हिस्सा जो वर्ण होंगे उसी पंचमाक्षर का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। जैसे हिंदी में जैसे देखो द, अब द किस परिवार का हिस्सा है, त थ द, है ना। तो द में हमने किस पंचमाक्षर का प्रयोग किया, न का। और यहां से क्वेश्चन बनती किस तरह से है कि निम्न में से संतोष में कौन सा पंचमाक्षर छिपा हुआ है ना, हिंदी में कौन सा पंचमाक्षर छिपा हुआ है। अब इस घंटा के साथ हम इसको न में भी कन्वर्ट कर सकते थे, लेकिन इसने अपना रूप लिया किसमें, अण में। अनुस्वार के बाद जिस परिवार का हिस्सा जो वर्ण होगा उसी वर्ण का पांचवा अक्षर लिया जाएगा, ठीक है। देखो ट वर्ण में पंचमाक्षर कौन सा है, ट ठ ट ठ और न, तो प्रयोग किसका होगा, इस वाले का। पंचमाक्षर और वो भी किस रूप में, आधे वर्ण के रूप में, ठीक है। हाँ जी। तो चंद्र में जब हमने न लगाया तो ये भी उसी परिवार का हिस्सा था। देखो अंडा, अनुस्वार के बाद कौन से परिवार का हिस्सा, ट वर्ण का, तो पंचमाक्षर कौन सा प्रयोग हुआ, ण। देखो अंग, अंग में कौन सा पंचमाक्षर छिपा हुआ है। अब अनुस्वार के बाद जिस वर्ण का उदाहरण होगा, जिस परिवार का हिस्सा जो वर्ण होगा उसी पंचमाक्षर का प्रयोग होता है, ठीक है। अब देखो ग परिवार का कौन सा वर्ण है, ये क ख ग घ ग, तो किस पंचमाक्षर का प्रयोग होगा, अंग का। इसके अकॉर्डिंग एक देखो, ये देखो गंगा, अंग। अब इसमें क्या हुआ कि जो हमारा क वर्ग का हिस्सा है इसमें क्या हुआ, अनुस्वार के बाद जो हमारा पंचमाक्षर था उसी का प्रयोग हुआ है, ठीक है। हाँ जी। अब पंचानन में कौन सा पंचमाक्षर छिपा हुआ है, तो पंचानन में च वर्ग देखो कौन सा है ना। शुद्ध वर्तनी के अकॉर्डिंग ये दोनों सही माने जाते हैं, लेकिन अगर ज्यादा प्रायोरिटी की बात की जाए तो वो अनुस्वार वाला माना जाता है। क्यों, क्योंकि शुद्ध वर्तनी में अनुस्वार संबंधी अशुद्धियों की बात की गई होती है, तो वहां पे भी ध्यान रखिए, ठीक। दंत में कौन सा पंचमाक्षर छिपा हुआ है, देखो दंत। चंपा में प वर्ग का हिस्सा है, प फ ब भ म, तो कौन सा पंचमाक्षर है, म। ये देखो कंठ में कौन सा पंचमाक्षर छिपा हुआ है। अब ये ट वर्ग का हिस्सा है, देख लो ट ठ ड ढ न। लिख तो हम इसको इस तरीके से भी सकते हैं, लेकिन अगर इन दोनों में शुद्धि की बात आएगी तो सबसे ज्यादा शुद्ध इस वाले को माना जाता है। क्वेश्चन पूछने का तरीका भी देख लेना किस तरीके से पूछा जा रहा है, और शब्दों का नॉलेज भी देख लेना, क्योंकि अनुस्वर संबंधी अशुद्धियों की बात की गई तब ये ज्यादा सही माना जाता है, ठीक है। ये तो था हमारा जिसमें क्या था, स्वर रहित पंचमाक्षर, मतलब कौन से पंचमाक्षर का प्रयोग किया जाएगा। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनमें क्या होता है, सिर्फ अनुस्वर का ही प्रयोग होता है ना। देखो वो होते कौन से हैं। ऐसे भी कुछ शब्द होते हैं जिसमें क्या होता है कि हमारा जो पंचमाक्षर होता है उसी अनुस्वर का प्रयोग रहता है। जैसे संयम, संतोष, शेष, सिंहनी, अंश, संयोग, संवेदना, संशोधन, संविधान, रो का भी ले लेते हैं, है ना, संरक्षक,
तो देखो ये ऐसे शब्द हैं कि जिसमें क्या होगा, हमारा अनुस्वार का ही प्रयोग होगा। और ये होता क्यों है ये देखते हैं। देखो जो हमारे स्पर्श व्यंजन थे इनको वर्गीय व्यंजन भी बोलते हैं। इनकी संख्या आपने देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो आप पहले लेक्चर में, पहली क्लास में इसको देख सकते हैं, किस तरीके का लेक्चर था हुआ ना। देखो ये होते हैं अंतस्थ और ये होते हैं ऊष्म। इनकी अगर संख्या की बात की जाएगी तो वो होती है हमारी कितनी, 8। और जब भी हमारा क्या होगा कि अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन अनुस्वार के बाद हो तो उसमें क्या होगा कि जो हमारा पंचम अक्षर है उसका प्रयोग नहीं होगा। देखो ये खुद वर्ण में लिख रखा है 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब इसमें पांचवा वर्ण नहीं है। ठीक है, तो जब पंचमाक्षर है ही नहीं तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो शब्द जैसे लिखा है उसमें अनुस्वार का प्रयोग वैसे ही किया जाता है। ठीक है, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होती है। तो यहाँ पे आप देख लो कि इसमें चेंज ही नहीं होगा कुछ, ये जैसे कि है वैसे ही लिखे जाएंगे। पर लिखे क्यों जाएंगे, क्योंकि अनुस्वार के बाद अगर हमारा इन अंतस्थ और ऊष्म के बीच में जो वर्ण होगा, जो भी हो य र ल व श स और ख, तो वहां में क्या होगा हमारा कि अनुस्वार ही रहेगा। जैसे देखो अनुस्वार के बाद वाला वर्ण कौन सा हमारा, यो, मतलब क्या है, अंतस्थ है, तो इसमें क्या होगा, अनुस्वार का ही प्रयोग होगा। पंचमाक्षर इसमें नहीं है। ठीक है, हाँ। अब इसमें देखो शेष, यहां पे भी क्या है, ये तो वैसे ही, चलो इसको ध्यान दो। ठीक है, सिहनी शेष, इसमें जोर ज्यादा नहीं आ रहा, अनुनासिक की बात नहीं की जा रही है। ठीक है, मतलब नाक और मुंह से उच्चारण नहीं हो रहा है इसका। ठीक है, सिहनी, जब जोर नाक के विविध, हवा नाक के विविध से जब निकलती है तब इसका दौड़ का प्रयोग किया जाता है और इसको बोलते हैं अनुस्वार। अब इस अनुस्वार के बाद हमारा कौन सा वर्ण है, हो वर्ण, तो मतलब ये इसमें क्या है, अनुस्वार का ही प्रयोग होगा। देखो अ के ऊपर अनुस्वार है हमारा, है ना, अ के ऊपर अनुस्वार और उसके बाद हमारा कौन सा है, ये शंकर वाला है ना, तो इसमें भी क्या होगा, हमारा अनुस्वार ही रहेगा। संयोग, ये देख लो, अनुस्वार के बाद यो, संवेदना अनुस्वार के बाद वो, संशोधन अनुस्वार के बाद कौन सा, ये वाला, तो इसमें भी वही रहेगा। संविधान, अब अनुस्वार के बाद व, विधान भी पहले आ रहा है ना व, तो इसमें भी क्या होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगी। देखो अनुस्वार के बाद क्या हमारा र, तो अंतस्थ और जो हमारे ऊष्म होंगे, अनुस्वार के बाद यदि ये वर्ण रहते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारा कोई चेंजिंग नहीं होती है। ठीक है, अगली बात करते हैं हम अनुनासिक स्वर की। अनुनासिक मतलब जिनका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से किया जाएगा। और एक होते हैं हमारे निर्नुनासिक, निर्नुनासिक स्वर दो तरह के होते हैं, निर्नुनासिक और एक होता है हमारा अनुस्वार। अनुस्वार मतलब जिनका उच्चारण क्या होगा, नाक और मुंह दोनों से किया जाए। और निर्नुनासिक स्वर पे होते हैं जिनका उच्चारण क्या होता है, केवल मुंह से किया जाए, उन्हें क्या कहा जाता है, निर्नुनासिक स्वर। अब देखो इस अनुनासिक और निर्नुनासिक में अंतर क्या है। ठीक है, जब उच्चारण करते समय वायु क्या है, नाक के विवेक से जाएगी तो वो क्या कहलाएंगे, हमारे निर्नुनासिक। लेकिन कुछ एक शब्द ऐसे भी होते हैं जिनमें क्या होता है कि मात्रा नहीं लगती, जैसे ये देखो इसमें क्या है, नी, तो यहाँ पर मात्रा हमने नहीं लगाई है, कोई भी अनुस्वार का प्रयोग नहीं किया है। तो जब उच्चारण मुंह से होता है तब क्या होता है, और जब उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है तब क्या होता है। देखो शब्द लिख दिया मैंने आंखें, अब इसकी बात क्या हो रही है, अनुस्वार के नीचे का है,
मतलब क्या करेगा ये चंद्र बिंदु खे, ऐसे करके लिखा जाएगा आंखें। मात्रा अगर शिरोरेखा से नीचे है तब क्या होगा चंद्र बिंदु का प्रयोग, और मात्रा अगर शिरोरेखा से ऊपर है ये देखो तब इसमें क्या होता है सिर्फ अनुस्वार का प्रयोग होता है। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे वहां, अब मात्रा शिरोरेखा से क्या है हमारी नीचे, तो किसका प्रयोग चंद्र बिंदु का प्रयोग। लेकिन कई बार क्या हुआ है कि इस शिरोरेखा की जगह एक डॉट का साइन भी प्रयोग में चल पड़ा, लेकिन क्या होता है कि कई जगह पे ये पूरी तरह से गलत भी हो जाता है ना। जैसे हमने एग्जांपल देखा था एक हंस का, हंस, अब मात्रा तो शिरोरेखा से नीचे थी, लेकिन अगर इसको इस तरह से भी लिख दिया जाए तो क्या होगा, शब्दों में चेंजिंग हो जाएगी। अब इस जगह पे हम इसका प्रयोग अगर देखा जाए तो चंद्र बिंदु और अनुस्वार में क्या अंतर रहेगा, देखो है तो ये भी ठीक ये भी ठीक, इसका मतलब क्या था हमारा हंसना, और इसका मतलब क्या था पक्षी, है ना। तब जहां वहां जाके क्या होता है ये वाली चीजें फिर गलत हो जाती है, तो शब्दों का ध्यान रखना है। इस हंस का मतलब हो गया हंसना, और जब अनुस्वार का प्रयोग हुआ है तो इस हंस का मतलब हो जाता है हमारा पक्षी। हाँ जी, निम्ननासिक में क्या होता है हमारा कि जो हमारी मात्राएं होती हैं उनका उच्चारण केवल मुंह से ही होता है। ये देखो आंखें बोल के देखो, वायु नाक, मुंह और नाक दोनों से जा रही है। लेकिन निम्ननासिक में क्या होता है कि जैसे मैंने शब्द लिख दिया अभी, अब इसमें जोर कम पड़ रहा है, ठीक है तो मात्रा शिरोरेखा से ऊपर बड़े ई की, लेकिन इसमें क्या होता है कि कई जगह पे अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता। मतलब जब जो हमारी वायु होती है वो केवल मुंह के ही मार्ग से जाती है, तब वहां पे क्या होता है कि इसमें अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता है। जैसे परीक्षा, है ना, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि अनुस्वार का प्रयोग कर ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि उच्चारण ही हमारा मुंह से हो रहा है ना। परीक्षा देखो अभी लिख दिया कभी, इसमें क्या हुआ कि हमारा जो मात्राओं का उच्चारण है वो सिर्फ मुंह के माध्यम से हुआ, और जब मुंह और नाक दोनों से होगा तब उसमें क्या होगा हमारा अनुस्वार और चंद्र बिंदु का प्रयोग होगा। शिरोरेखा से नीचे और शिरोरेखा के ऊपर किस तरह से बात होती है वो देखो। इसको हम दोनों को एक तरीके से देखते हैं और बाकी के रूप में देखते हैं कि इसको लिखा किस तरीके से जाता है और मात्रा का प्रयोग होता कब है। अनुस्वार देख लिया, निम्ननासिक देख लिया। देखो जैसे मैंने शब्द लिख दिया ऋतुओं में बसंत ऋतु, ऋतुओं में बसंत ऋतु को ऋतुराज कहा गया है, अब इसमें देखो मात्रा लगती कहां कहां है। जब उच्चारण क्या होगा हमारा नाक और मुंह दोनों से होगा तब वहां पे क्या होगा अनुस्वार का प्रयोग होगा। और निम्ननासिक के अकॉर्डिंग अगर वायु सिर्फ मुख से ही निकलती है, मतलब मुंह से ही निकलती है, तो वहां पे क्या होगा हमारा मात्रा में अनुस्वार का प्रयोग नहीं होगा। तो देखते जाओ और जो मात्रा शिरोरेखा से नीचे है उसमें देख लो किसका प्रयोग, और जो शिरोरेखा से ऊपर है उसका प्रयोग कब। लेकिन अनुस्वार और निम्ननासिक में फर्क हो देखना है। जैसे मान लिया शब्द लिख दिया ऋतुओं, ऋतुओं, अब इस नाक पे जोर पड़ा है ऋतुओं, तो किसका प्रयोग हो गया यहाँ पे अनुस्वार का प्रयोग। अगला है मैं, ऋतुओं में, देखो जब हमारा जोर क्या हुआ नाक में पड़ा तो हमने क्या कर दिया उसमें इस अनुस्वार का प्रयोग कर दिया, ठीक है। ऋतुओं में बोलता बसंत ऋतु को, अब इसमें जोर नहीं पड़ रहा, को हुआ कुछ नहीं हुआ ना। हाँ तो जहां पे क्या होगा कि निम्ननासिक के अकॉर्डिंग मात्रा रहेगी वहां पे क्या होगा अनुस्वार का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। तो अभी आगे चलते हैं। ऋतुओं में बसंत ऋतु को ऋतुराज कहा गया है। अब इसमें क्या होगा कि कहा, देख लो ज्यादा जोर नहीं पड़ रहा है,
गया है। अगर यहाँ पे है होता तो वो क्या होता, हम अनुस्वार का प्रयोग कर सकते थे। ये देखो है और हैं, ये दो तरह के शब्द है ना। कई बार क्या होता है कि अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता और कई बार क्या होता है कि अनुस्वार का प्रयोग दे रखा होता है। देख लेना, जब वाक्य क्या होगा हमारा एक वचन में हो तब इसमें अनुस्वार का प्रयोग नहीं होगा, और जब वाक्य बहुवचन में दे रखा हो तब इस अनुस्वार का प्रयोग करना है। ठीक है, हाँ जी। आगे चलता हूं मैं जरा। एक हमने और देखा था, श्रीमान कौटिल्य बोलते थे हम, जिनको क्या बोलते थे, ड और ढ। हाँ, ये ड और ढ, जिनके नीचे क्या था, बिंदी लगी रहती थी। ठीक है, हाँ जी। जहां पे ये बिंदी लगती है उसको बोलते हैं नुक्ता, और हिंदी में नुक्ता लगाना तो ये नहीं है भाई, इसको बोलते हैं नुक्ता, नुक्ता सहित बिंदी, या फिर इसको बोलते हैं नुक्ता। और ये होते हैं हमारे द्विगुण बिंदी, विकसित और उत्क्षिप्त। अब इसमें बिंदी लगती कब है और कब नहीं लगती, देखो शब्द था हमारा सड़क, डबरू, ढक्कन, उड़ना, पढ़ना, है ना। और देखना है, देखो लड़का। जब ये दोनों वर्ण क्या होता है, शब्द के शुरू में लिखे जाते हैं, मतलब नुक्ता वाले वर्ण जो होते हैं हमारे, अगर शब्द के शुरू में लिखे जाते हैं तो उसमें क्या होता है, इस बिंदी का प्रयोग नहीं होता। इस बिंदी को बोलते हैं नुक्ता, मतलब वहां पे क्या होगा, नुक्ता का प्रयोग नहीं होगा। जैसे ये डमरू है, ड स्टार्टिंग में लिखा जा रहा है, तो इसमें क्या होगा, इस बिंदी का प्रयोग नहीं होगा। जब ये शब्द के शुरू में होंगे दोनों, तब इसमें नुक्ता का प्रयोग नहीं होगा। देखो जैसे ये ढक्कन है, इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं हो सकता, इसमें भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये शब्द के शुरू में लिखे जा रहे हैं। ठीक है, तब वहां पे क्या होगा, इसका प्रयोग नहीं होगा, नुक्ता का प्रयोग नहीं होगा। और ये शब्द के अगर बीच में लिखा जा रहा है या फिर शब्द के अंत में लिखा जा रहा है, तब हिंदी के अकॉर्डिंग इसमें क्या होगा, हमारा नुक्ता का प्रयोग रहेगा। ठीक है, शब्द के या बीच में या फिर अंत में जब ये लिखा जाएगा हिंदी भाषा के अकॉर्डिंग, तो इसमें क्या होगा, नुक्ता का प्रयोग होगा। देखो कुछ एक शब्द ऐसे भी होते हैं ना, जैसे रोड, बस अड्डा, डायरी, ये सब खुद ही देखने में लग रहे हैं, जैसे बोले जा रहे हैं वैसे ही लिखे भी जा रहे हैं। ये देखो ROAD BUS ADD, बस अड्डा, डायरी DIRY, तो जैसे बोले जाएंगे और वैसे ही लिखे जाएंगे। मतलब ये क्या है, अंग्रेजी भाषा के शब्द है हमारे, है ना। तो अंग्रेजी भाषा के जो शब्द होते हैं और जब वहां पे क्या हो, हमारे ये ड और ध हो, तो वहां पे क्या होता है, नुक्ता का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, हाँ जी। एक और इम्पोर्टेंट चीज है हमारी कि जहां पे क्या होता है, दो पंचमाक्षर एक साथ। पंचमाक्षर कौन से थे हमारे, ङ, ण, क, च, ट, और म। देखो जैसे जन्म, इसमें क्या है, न क्या हमारा पंचमाक्षर है, म क्या हमारा पंचमाक्षर है। कितने पंचमाक्षर हो गए, दो, है ना। तो अन लिखता हूं एग्जाम्पल, तन्मय, अब इसमें भी क्या है, न और म दोनों एक साथ है। जगन्नाथ, ये देखो न भी पंचमाक्षर, अगला न भी पंचमाक्षर। तो जहां पे क्या होगा, दो पंचमाक्षर एक साथ होंगे, तो उसमें क्या रहेगा हमारा, कि जो हमारे शब्द होंगे वो वैसे के वैसे ही लिखे जाएंगे, इसमें भी कोई चेंज नहीं होता है हमारा। ठीक है, तो ये था हमारा हिंदी में बिंदी का लॉजिक, और इसके अकॉर्डिंग जो भी था हमारा वो हमने पूरा देख लिया, है ना। तो अब इसमें एक चीज और भी रह गई थी, लेकिन वो मैं बताना भूल गया, जो हमारे ड और ढ थे ना,
ये संस्कृत में कभी प्रयोग नहीं होते हैं, इनका संस्कृत में कोई यूज ही नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए हमारा इतना ही काफ़ी है। अगला हम अगले लेक्चर में देखते हैं। ठीक है, ओके।